हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 9th क्लास के हिंदी अनिवार्य पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं कि हमारे इस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो किस प्रकार से पूछे गए। तो इसी पर संपूर्ण जो सॉल्यूशन है आज हम इस वीडियो में करेंगे। जो हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ, तो आपका पेपर था वो पूर्णांक 70 नंबर का तो था ही, और 3.25 घंटे का इसमें टाइमिंग था। जो खंड ए है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पहले तो आपसे एबीसीडी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन एक के अंदर पूछे। तो इनमें से पहला क्वेश्चन था कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के जो प्रश्नों के वो उत्तर है कोष्टक में दीजिए। तो पहला सवाल था कि झूरी काची के दोनों बैलों के नाम क्या थे। तो इसके नाम थे हीरा और मोती। दूसरा सवाल था धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, या धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, जो ये अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर अलंकार है ये यमक अलंकार है, क्योंकि कनक कनक 100 गुना। तो कनक कनक ये दो शब्द है जो यहाँ पर आ रहे हैं, और दोनों का ही अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कनक एक का अर्थ हो जाएगा गेहूं, और दूसरे का अर्थ स्वर्ण भी हो जाता है। एक कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा भी होता है, धतूरा और सोना। तो यहाँ पर हम जो कनक कनक के अर्थ हैं वो अलग अलग आते हैं। फिर है दूसरा अगला चौथा सवाल कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हरिशंकर परसई है। ये आपके की पुस्तक से सवाल पूछा गया है, यहाँ पर सही है वो देख लीजिएगा। फिर है वह जमीन जो बोई जाती न जाती हो कहलाती है अड़ाव। फिर है दूसरा सवाल पूछा गया कि निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान से रिलेटिव क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो कबीर का जन्म है जो कब हुआ। तो कबीर का जन्म यहाँ पर 1398 लिखा आता है, कहीं पर 1397 भी लिखा आता है। फिर है लल छंद की काव्य शैली को कहा जाता है। यहाँ पर जो आपकी क्वेश्चन है ये आपकी पुस्तक से रिलेटिव है, तो यहाँ पर आप भर सकते हो। अगला, त्याग और बलिदान की भावना के कारण माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्र कवि तो शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो आपकी पुस्तक के अंदर है वो यहाँ पर लिखना है। फिर है अगला तीसरा सवाल की निम्न में ऐसे जो वाक्यों के समक्ष सत्य और असत्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये 5 क्वेश्चन थे आपके, 5 नंबर का तीसरा सवाल था, और इसमें आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी थी। फिर आपका चौथा सवाल था खंड ब के अंदर, जो था पद्यांश से रिलेटिव, जो क्वेश्चन से पूछे गए थे, यानी निम्नलिखित पठित गद्य पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो इसमें से पहला सवाल था कि इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या था। तो इस पद्यांश का जो उचित शीर्षक है, हम यही लिख सकते हैं कि नियति या प्रकृति है, जो इस पद्यांश की जो उचित शीर्षक है वो लिख सकते हैं। फिर दूसरा सवाल था कि सागर का समानार्थक शब्द क्या होता है। तो सागर का समानार्थक शब्द होता है समुद्र। फिर एक कवि ने मनुष्य में किसको दास बताया। तो कवि ने है जो इस पद्यांश में जो दास बताया है, वो नियति यानी प्रकृति का जो दास है वो इसमें मनुष्य को बताया गया है। पद्यांश में आए उपहास शब्द का आर्थिक जो शाब्दिक अर्थ है वो बताना है। फिर आज विश्व में किसकी रात छाई हुई है। तो आज विश्व के अंदर जो रात छाई हुई है वो वासना की रात छाई हुई है। किसकी रात छाई हुई है। वासना की रात है जो छाई हुई है। अगला आपका 5वां सवाल था कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न तो चौथा प्रश्न तो था हमारा यहाँ पर कि जो पद्यांश है उससे रिलेटिव, और अगला सवाल है वो गद्यांश से रिलेटिव है। इस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तरों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल था कि उक्त पद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस पद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो इसका जो शीर्षक है वो हम यहाँ पर साहित्य लेंगे। क्या लेंगे। साहित्य है जो लेंगे। और दूसरा सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि साहित्य कहते किसे हैं। तो साहित्य कहते किसे हैं। तो यह जब
सभी तरह के जो भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाले और निर्दोष होने पर भी कोई भाषा या निज साहित्य नहीं रखती हो, वो इस प्रकार का जो यह है ज्ञान राशि के संचित कोष का ये नाम साहित्य यहाँ यह हमारी परिभाषा हो जाएगी। सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक कौन है? तो सामाजिक सभ्यता का और असभ्यता का निर्णायक है वो कौन है? तो यहाँ पर यह यहाँ पर सामाजिक शक्ति, सजीवता, असामाजिक शक्ति, निर्जीवता, ऐसे निर्णय एकमात्र साहित्य है। तो कौन है यहाँ पर? साहित्य है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा साहित्य। साहित्य की तुलना आईने से क्यों की गई है? साहित्य की तुलना है जिसमें देखिए जातियों की समता, सजीवता, यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल जाती तो उसकी आईने देखने को मिल सकती है। आईने के समक्ष तत्काल ज्ञात हो जाता कि अमोघ जाति जीवन शक्ति कैसी है, भूतकाल में कितनी के और कैसी है थी। तो ये सभी है जो साहित्य में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इस साहित्य को भी आईने के समान बताया गया। अगला गद्यांश में विभिन्नता का विलोम शब्द है। तो विभिन्नता का संपन्न या गरीब भी हो सकता है विलोम शब्द। अगला सवाल आपका छठा था वो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 300 शब्दों में निबंध लिखना था, यानी निबंध से रिलेटिव आपका क्वेश्चन था और 5 नंबर का जो निबंध से पूछा गया। दोस्तों अभी तक जिसका 9th क्लास का हिंदी अनिवार्य का पेपर नहीं हुआ है वो इस पेपर को ध्यानपूर्वक देखिएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं। और जो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि जो निबंध से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे तो निबंध में आपके लिए ये महत्वपूर्ण निबंध है। पहला था इसमें महिला शिक्षा की ओर देश में बढ़ते कदम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भारत में सांप्रदायिक सद्भाव, योगासन, स्वास्थ्य की कुंजी। और यहाँ पर एक दो और भी हो सकते हैं जैसे महिला सशक्तिकरण भी हो जाएगा और पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है। और जो बढ़ता जो हमारा दूरदर्शन है या जो नेटवर्क का मामला है वो यहाँ पर हो सकता है। अगला 7वां क्वेश्चन था कि अपने भाई को पशु पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखने की सीख देते हुए एक पत्र लिखना था। और एक अथवा कदम था स्वयं को राज्यपाल मानकर अपने विधायक प्रदान शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था। फिर खंड से सेकंड 8वां सवाल था पढ़ते की परिभाषा और उदाहरण देने थे। फिर 9वां सवाल के निम्न शब्दों 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो पहला था सूर्य, तो सूर्य, भानु, दिनकर, तरणी, ये जो सूर्य के पर्यायवाची हो गए। पेड़ के वृक्ष, तरुण, विवेक, ये हो गए। और फिर अगला सवाल था कि 10वां निम्न में शब्दों के विलोम शब्द लिखने थे। अनुकूल का प्रतिकूल, विद्वान का मूर्ख हो गया। और उपसर्ग थे। अगला सवाल था 11वां जो उपसर्गों से रिलेटिव था। अनु उपसर्ग से बनाना और वी को उपसर्ग लेकर के दो शब्द बनाने थे। और फिर 12वां सवाल निम्न श्रुति सम बिनार्थक शब्दों के अर्थ लिखने थे, यानी दो शब्द बोलने पर तो एक ही जैसे लगते हैं लेकिन उनके अलग अर्थ है जो अलग अलग होते हैं, जैसे अभिराम और अभिराम। तो अभिराम तो यानी लगातार, अविराम यानी लगातार, और अभिराम यानी सुंदर। तरणी यानी सूर्य और तरणी यानी नाव, ये हो जाएंगे यहाँ पर दो हमारे भिन्नार्थक शब्द। फिर है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो अर्थ मुहावरों के अर्थ लिखने तो नाक में दम करना यानी परेशान करना, और दूसरा था 1 और 1 11 होना, एकजुट होना यानी संगठन में ही शक्ति है। अगला सवाल था आपका 14 की क्रिया किसे कहते हैं और उसके भेद लिखो। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसी कार्य का होना या करना हो, किसी शब्द के द्वारा जो उसका बोध कर जाते हैं वो क्या है? क्रिया है। और क्रिया का भेद कितने हैं? क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। अगला सवाल था आपकी कि वाक्य की परिभाषा तथा उसके मुख्य प्रकार हैं वो यहाँ पर लिखने थे। और 16वां क्वेश्चन था आपका प्रश्न वाक्य जो गद्यांश से रिलेटिव थी। और 17वां जो क्वेश्चन था वो आपके पद्यांश से वाक्य रिलेटिव थी। तो ये आपके वाक्य और जो वाक्य से रिलेटिव 16 और 17 क्वेश्चन थे। और 18वां क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन जो था परिचय, यानी एक किसी आपको एक पर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय पूछा गया, तो इनका जीवन परिचय लिखना था। फिर ये आपके पुस्तक के क्वेश्चन थे।
तो इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो एक पीडीएफ के माध्यम से संपूर्ण आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 में शेयर कर दी जाएंगी। तो वहाँ से आप देख सकते हो, और टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन करके इन पेपर को देख सकते हो। और जिनका अभी तक ये पेपर नहीं हुआ तो इस पेपर को भी वो सावधानी पूर्वक पढ़े, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो आपके पेपर के अंदर भी वो देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी अपने पेपरों को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें और इसको देख सकें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।